डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की बतौर नायब वज़ीर आज़म जो है तकर्री है, उसका नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो जी। गया और देखते हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। उनकी फेवर में भी आ सकता है और उनके अगेंस्ट भी आ सकता है, तो कल इस पर बात करेंगे, लेकिन चैलेंज बहरहाल वो हो गया उनका। और वो जो है वो आने वाले दिन जो है ये बड़े अहम हैं मुल्की सियासत में। और उसमें एक तो ये है कि जो ये बात मैं इस पर ज़ोर दे के बात ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आने हैं अगले चंद दिनों में, उनमें कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं, जो कि ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज हैं, उनमें कोई एक आध भी ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर मामला एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा इन इंतखाबात के हवाले से। तो वो जो उनकी डेट्स लग रही हैं वो इसी अगले चंद दिनों में वो शुरू हो जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, और वहाँ पर क्या फ़ैसले आते हैं ये देखना है। अच्छा, बाकी जो ये गंदम का मामला अपनी जगह बिगड़ता जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है ये देखना है। गंदम के जो बड़ा एक बहरान तो नहीं है, लेकिन वो किसानों के लिए बहरान है। मतलब गंदम ज़्यादा आ गई है, इशू देखें ना, गंदम ज़्यादा आ गई है और वो अरबों डॉलर खर्च करके वो गंदम ज़्यादा मंगवा के और जो मकामी किसान हैं उनको ख्वार कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसका क्या, ये किस रुख पे जाता है? और बात फिर वही कि नवाज शरीफ साहब का हिकमत अमली क्या होगी। ये उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत है। किसानों का मामला पहले हुआ था, उनके लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या वो नहीं देख रहे थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बाहर थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में क्या पता था कि भाई ये पीछे गंदम कितनी ख़रीदी जा रही है और क्या, लेकिन उनके लोग यहाँ मौजूद थे, इस केयरटेकर सेटअप में भी मौजूद थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या फ़ैसला होता है, इस बात का इंतज़ार हो रहा है। और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का ऐलान तो आ गया सामने, लेकिन ये कि राना सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली क्या पीटीआई के अगेंस्ट होगी, क्या वो जो है वो आज़ाद कबीला जो है उसके ख़िलाफ़ होगी, क्या वो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे गंदम के बहरान पे जो केयरटेकर कैबिनेट है उसके पीछे जाएंगे, क्या करेंगे ये अभी। और फिर ये जो ट्रिब्यूनल्स बनने जा रहे हैं उसमें क्या मामलात होते हैं, तो ये हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। और ख़ास तौर पे मईशत, सिक्योरिटी और ये फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सोशल अनरेस्ट। अभी देखिए मौलाना साहब का जलसा जो है, जलसे की इजाज़त नहीं दी थी हुकूमत ने, लेकिन मौलाना साहब का जलसा हो रहा है, बड़ा जलसा हो रहा है। ठीक है, अब ये होता है कि मौलाना साहब जब किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं ना, तो मौलाना साहब सबसे बड़ी उनकी अहमियत हो जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की। और जब वो इत्तेहाद से बाहर होते हैं किसी, तो उनके ऊपर तंज होता है हमेशा कि ये तो मदारिस के बच्चों को ले, स्टूडेंट्स को ले आते हैं, कुछ नहीं। बाकी आप देखें पूरी पीडीएम की तहरीक में सबसे ज़्यादा लोग ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के थे। इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब आज अपनी, आगे जाके उनका इत्तेहाद किसी से होता है नहीं होता क्या होता है, लेकिन वो आज अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं अलग, कि भाई ये ना हो कि भाई आगे जाके हो सकता है उनके साथ इत्तेहाद हो जाए बाकी जमातों का, लेकिन आज वो JUIF का जो है वो ताकत का मुजाहरा हो रहा है और बड़ा जलसा हो रहा है कराची में। जो मेरी इतलात हैं बड़ा जलसा हो रहा है। मैंने कहा ना, जो पार्टी उनके साथ मिल जाती है वो फिर उन्हीं के ऊपर सब। कोई पार्टी जो है ना वो, ये जो जितने इत्तेहादी PDM के रहे हैं, ये एक बड़ा 10 भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो कारकुनान थे उतने नहीं ला सकते थे किसी भी जल से। तो ये बस वो जब खिलाफ होते हैं तो फिर वो मजाक उड़ाते हैं, तमस्कुर उड़ाते हैं। लेकिन ये कि देखना है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त उनके साथी भी रहे हैं, रफ़ीक भी रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब कोई गलत बात नहीं कर सकते और ना ही अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि वो गलत बात करें। देखिए तहरीक इंसाफ के साथ एक मौलाना साहब का रहा है मामला,
वो अल्फाज का इस्तेमाल होता रहा, गलत होता रहा। उस पर खान साहब से भी मैंने कई दफ़ा बात की, मौलाना साहब को भी, लेकिन बहरहाल वो असल मामला है कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब, और मौलाना साहब के साथ अगर PTI आ गई तो, और अगर GD आ गई तो पीर पगारा साहब का जलसा आपने देखा था, जो पीर साहब पगारा का जलसा पहला जलसा हुआ था, उसमें PTI भी आई थी, उसमें जो है वो JUIF भी आई थी, जमात इस्लामी। तो ये इत्तेहाद अगर बड़ा बन गया, और फिर आज जो हाफिज़ नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो है वो हम तो चाहते थे कि तहरीक ज़रा थोड़ा देर से शुरू हो, लेकिन लगता है किसानों की वजह से हमें इनके एहतजाज में ये तहरीक पहले ही शुरू करनी पड़ेगी, और ये जो है क्योंकि किसानों के लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पे, या ये अरेंजमेंट जो भी है, इसको फ़ौरी तौर पे पहले तो किसानों का मामला निपटाएं, कि इसकी एक पॉलिसी सामने लेकर आएँ कि क्या करना है। मैंने कल भी बात की थी कि किसान ये गन्ना उठा के कहीं लोगों को, मतलब किसानों का गन्ना तो उठा लें, अब वो जो यूक्रेन का या पता नहीं कहाँ से गन्ना मंगवाया है, और उनको लोगों को उन्होंने पैसे बनाए हैं, तो उनको पकड़ के पैसे निकलवाएं इनसे। ये तो बहुत बहुत अजीब मामला है कि उनको डॉलर्स में, जब मुल्क डॉलर्स के लिए हम इधर से उधर घूम रहे थे, तो उनको डॉलर्स में पे कर दिया गया, और उसमें पैसे बनाए कार्टेल ने और माफिया ने। तो ये तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है इन हालात में, पाकिस्तान की जो मईशत जिन हालात से गुजर रही है। तो देखते हैं कि अगले 2-4 दिनों में, लेकिन मैंने कहा ना कि ट्रिब्यूनल की तरफ अब इंतज़ार, अब आप सिर्फ ट्रिब्यूनल की तरफ इंतज़ार, उसकी तरफ देखेंगे वहाँ से क्या फ़ैसले आते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से क्या फ़ैसले आते हैं। दूसरी जो बात है, वो आज का दिन बड़ा बेचैनी है इस वक्त पूरी दुनिया में। वैसे तो एक चल ही रहा है मामला, लेकिन आज का दिन ख़ास तौर पे वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वापस चले गए, और ये उनका 7वां दौरा था, और 7वें दौरे में वो आज तमाम रोज़ जो है वो, कल भी उन्होंने, कल का दिन भी गुजारा ओमान में, फिर इसराइल आ गए थे, आज भी वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहे, लेकिन फिर शाम को फिर वो इसराइल से रवाना हो गए। और ये उनका 7वां दौरा था। इस दौरे के दौरान ना तो किसी किस्म की जंगबंदी या जहरीत का ख़ात्मा हो सका, ना कोई मुआहदा हो सका, ना कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना कोई कुछ भी तय नहीं हुआ, और वो जो है वो यहाँ से चले गए। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सुबह जो है वो हमास की तरफ से जो मुआहदा पेश किया गया था, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया था। ये जो मुसवदा पेश हुआ था हमास के सामने, जो इजिप्ट और अमेरिका ने भी कहा था कि हम बहुत हद तक पीछे चले गए हैं और इससे ज़्यादा हम पीछे नहीं जा सकते, और बहुत कुछ हमने दे दी है हमास को, और मतलब फिर कई शराइत उन्होंने हमास की मान भी ली थी। आखिर में आखिरी लम्हात पे उन्होंने हमास की शराइत को मान भी लिया था, लेकिन हमास ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। उन्होंने इंतज़ार किया सेक्रेटरी ब्लिंकन के जाने का, कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से जाएं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन बहुत जो है ना वो, आप समझें कि ये उनकी पूरी कोशिश थी कि वो अपनी मौजूदगी में मुआहदे की कामयाबी का ऐलान कर दें। वो जैसे ही रवाना हो गए तो हमास ने कहा कि हम कायरा आ रहे हैं, और हमें कुछ इस मुआहदे में अच्छी बातें भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, उस वक्त तक सेक्रेटरी ब्लिंकन जा चुके थे। अब अच्छी बातें, अच्छा, उन्होंने कतर के हुकाम से भी रब्ता किया। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और इस्माइल हानिया ने, उन्होंने, अच्छा इस्माइल हानिया टर्की में है, ठीक है, तो इस्माइल हानिया ने जो है रब्ता किया कतर के वली अहद और वज़ीर आज़म से, जो कि बहुत फ़ाल किरदार अदा करते रहे इन तमाम मुज़ाकरात में, और फिर उन्होंने मुस्तफ़ा कामिल से रब्ता किया, जो कि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आपके पास, और हमें इसमें कुछ मुस्बत बातें भी नज़र आई हैं। अब जनाब वो कायरा पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नेतन्याहू आगे पीछे दाएं बाएं, रफ़ा पे हमला करें नहीं करें। अच्छा, अमेरिका ने रोक दिया इनको कि भाई आपने रफ़ा पे हमला नहीं करना, रफ़ा की तरफ आपने नहीं जाना। अभी देखते हैं वो
हमास वाले आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। हमास वाले कह के गए थे कि हम अभी एक आध दिन लेंगे, इसको गौर करेंगे, इसको ऊपर देख रहे हैं हम। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन के जाने के बाद उन्होंने, सेक्रेटरी ब्लिंकन को मेरा ख्याल है कि इतला थी इस बात की कि हमास वाले इसमें नरमी दिखाएंगे और इसको, इस माहदे की तरफ वो बढ़ेंगे आगे। अब जनाब माहदा जो है वो और हमास भी नहीं चाहती होगी ये बात, और अरब मुल्क भी नहीं चाहते होंगे कि इसका सारा जो सहरा है, देखें ये जितनी सीज़ फायर हुई है, ये जो सीज़ फायर की जो पेश होती रही हैं करारदादें, इसमें तो रशिया, चाइना, अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, तो भाई ब्लिंकन कैसे ताज ले जाएं सारा उठा के अपने सर पे कि मैंने सीज़ फायर करवाया है, ये मैंने जाहिरियत बंद करवाई है। तो उन्होंने ब्लिंकन को जाने दिया, सेक्रेटरी ब्लिंकन चले गए और माहदा उन्होंने पकड़ लिया हाथ में, और माहदा बड़ा ज़बरदस्त है। देखें वो माहदे के जो नुकात हैं ना, वो हैं बड़े ज़बरदस्त। उसमें यह है कि जो पहला मरला है 40 दिन का, उसमें जो है वो इंसानी इमदाद शुरू हो जाएगी और 500 ट्रक, उनमें से 50 फ्यूल के ट्रक होंगे। 8 घंटे के लिए मुकम्मल जो है वो सर्वेलेंस बंद होगी, और जो है वो फिर 10 घंटे हो जाएगी सर्वेलेंस बंद हो जाएगी, और 33 यरगमाली रिहा होंगे। और उसमें जो है वो कम उम्र बच्चे और जो ख़वातीन हैं और बाकी सारे लोग, और 7वें रोज़ से जो है वो उनका नाम देंगे जो कैदी रिहा होने शुरू होंगे, और वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। उसमें हमास, इसराइल ने कहा है कि हमें वीटो करने का नाम दिया जाए कि अगर, लेकिन वो ये है कि जो उम्र कैद काट रहे हैं या जिनको उम्र कैद काट रहे हैं वो तो सारे रिहा होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसराइल ने उसमें एक कंडीशन रखी है कि हम किसी नाम पे वीटो करना चाहें तो हम कर दें। इसके ऊपर भी फटा चल रहा था ना मरवान बरगोती के नाम पे, तो वो चले वो उनकी वो बात रह गई। लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर ये चल पड़ा मामला आगे, तो ये इसकी जो मुद्दत है ये 10 साल होगी, ये 10 साल तक जा सकती है। यानी शुरू ये होगा 40 दिन से और फिर ये 10 साल तक आगे जा सकता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात मनवा ली है हमास ने, वो ये है कि इस्राएली फ़ौजों का इनखला हो जाएगा। इस्राएली फ़ौजों का इनखला होगा पार्शल, यानी वो भी एक कैदी छोड़ेंगे ना, वो भी एक यरगमाली रोज़ छोड़ेंगे, इधर से वो जो भी 50 या 60 या 100 छोड़ा करेंगे, एक ही इधर से छोड़ा करेंगे। अच्छा, जो छोड़ने का टाइम हुआ करेगा उस तो सर्वेलेंस बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि हमास वाले कहते हैं हम जहाँ से निकालेंगे इसराइली यरगमालियों को, अगर इनके जहाज़ और ड्रोन घूमते रहे ऊपर और सर्वेलेंस होती रही तो ये बिल्कुल अरब ममालिक ने, यूरोप ने, सब ने इस बात की गारंटी ली है कि आपकी सर्वेलेंस नहीं होगी इस दौरान। वो जहाँ से भी यरगमाली निकलेंगे, अच्छा वो ये होता भी नहीं, वो बताए वो रखे इधर होते हैं, वो वहाँ से बरामद हो जाते हैं, नीचे सुरंगी है ना नीचे, तो वो कोई फ़र्क। लेकिन उन्होंने कहा है कि बहरहाल यहाँ सर्वेलेंस बंद होगी। एक यरगमाली को निकाला जाएगा, वो यरगमाली चलता हुआ आएगा, और वो जो यरगमाली हैं वो जनाब रिहा होंगे, और साथ साथ जो है वो, अच्छा ये रिहा होंगे किराम शलोम की जो क्रॉसिंग है ना, किराम शलोम की क्रॉसिंग, ये जो है ना किराम शलोम की क्रॉसिंग, अगर हम इसको देखें नक्शे पे, तो ये वो क्रॉसिंग है जो कि मतलब एक्चुअली ये गज़ा और 2 मुल्कों के दरमियान है। यानी ये गज़ा इसराइल, गज़ा मिस्र, यानी ये तिकोनी सी इसकी ये क्रॉसिंग जो है ये तिकोनी सी है। यानी तो यहाँ से वो रिहा होंगे और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली फ़ौजें वापस होने शुरू हो जाएंगी, वहाँ से लोग रिहा होना शुरू हो जाएंगे, इमदाद शुरू हो जाएगी, और हमास ने जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ही आगे चले जाएंगे। और असल बात यह है कि फ़ौजों का इनखला हो जाएगा। इस बात के ऊपर इसराइल अड़ा हुआ था कि इसराइल के फ़ौजों का इनखला नहीं होगा। अब ये रिटर्न में माहिदा आज रात को साइन होता है, कल होता है, सुबह होता है, लेकिन यह है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट। और इस दौरान अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी कि वो जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का जो वारंट निकला हुआ है उस पर हमने क्या करना है। वो अमेरिका कह रहा है कि हमें भी नहीं पता क्या है, वो पुरसरार है, आप ज़रा खुद देखें, हम भी चेक करते हैं। वो ये कह के चले गए ब्लिंकन कि भाई ये पीछे जो है ये नेतन्याहू फिर इधर उधर ना हो जाए।
तो इसका वारंट तो निकाल के रखो ना कम से ठीक। कम।